नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं वो आपके लिए इंफॉर्मेशन एज वेल एज मोटिवेशन पर्पस से बहुत ही रेलेवेंट रहने वाली है। ये वीडियो ना सिर्फ सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए है बल्कि क्वालिफाइड सीए जो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी रेलेवेंट रहने वाली है। कैसे कर सकते हैं सर सिविल सर्विसेज ज्वाइन? क्योंकि सर हम ना तो हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, ना जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं, ना ही कोई ऐसे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं जिनका हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज से कोई रेलेवेंस नहीं है। तो ऐसे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक तो आपके सामने ऑप्शन होता है आप यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम जो यूपीएससी हर साल कंडक्ट करवाती है आप उसमें अपीयर हो। बट वो आपके लिए मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने सीएसीएमए में ऑलरेडी 3 से 4 साल दे चुके हो। अब वापस से सीएससी एग्जाम के लिए 2 से 3 साल देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? तो यूपीएससी ऐसे फाइनेंशियली जो स्पेशलाइज्ड लोग मतलब सीएसीएमए के लिए एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है जिसके थ्रू आप सिविल सर्विसेज में एंटर हो सकते हो। वहां पे आपको फाइनेंस के अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। फाइनेंस एंड कॉस्ट के नाम पे ही आप क्या कर सकते हो, उस एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। आपको दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सर ये एग्जाम देने के बाद हमें सर पोस्ट क्या मिलेगी, ये एग्जाम कैसा होगा, इस एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, कैसे प्रिपेयर करना है, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सबसे पहले बता देता हूं कि आप क्या पोस्ट होल्ड करने वाले हैं अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसमें आपका क्या स्केल रहेगा सैलरी का, आप किसके इक्विवेलेंट होंगे, ये सारी बातें कर लेते हैं जो आपको पहले मोटिवेशन देगा। फिर उसके बाद इसको प्रिपेयर कैसे करना है, कैसे सब्जेक्ट देखने हैं, वो सारी बातें अपन बाद में करेंगे। पहले बात करते हैं कि आप क्या पोस्ट होल्ड करेंगे और ये एग्जाम है क्या। देखिए, यूपीएससी सीएसीएम में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसे बोलते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट। असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट यही आपकी क्या रहने वाली है, डेजिग्नेशन रहने वाली है। डेजिग्नेशन रहने वाली है मतलब जब आईपीएस, आईएएस, आईआरएस, आईएफएस ये जो लोग हैं ये लोग ज्वाइन करते हैं सिविल सर्विसेज, तो वो जिस लेवल पे ज्वाइन करते हैं उसी लेवल पे आप ज्वाइन करने वाले हैं। आप भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर बनने वाले हैं। आप भी क्या बनेंगे, ग्रुप ए ऑफिसर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गैजेटेड ऑफिसर होंगे आप। तो मतलब अफसर बन गए भाई, अफसर बन गए और आपका डेजिग्नेशन क्या होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट आपको डेजिग्नेशन दिया जाएगा। तो सर ये आईएएस, आईपीएस, आईआरएस से कैसे अलग है सर? यहां पे क्या होता है, एक सेपरेट कैडर बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जिसे बोलते हैं इंडियन कोस्ट अकाउंटेंट सर्विसेज। इंडियन कोस्ट अकाउंटेंट सर्विसेज। अब इसके अंदर आप काम करेंगे, इसको आप ज्वाइन करेंगे और इसके अंदर काम करने वाले लोग कौन है, सीए और सीएमएस हैं। ये उनके लिए बनाया गया, फाइनेंशियली जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं उनके लिए ये कैडर बनाया गया है। अब ये कैडर में जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको भेजा जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट में एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सीबीआईसी हो गया, सीबीडीटी हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया, कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट आपको वहां पे भेजा जाता है और आप वहां पे काम करते हैं। ठीक है, और आपकी पोस्ट, ये बात ध्यान रखिएगा, आप ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर कहलाएंगे। आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस जैसे जो इतने डेजिग्नेटेड लोग हैं उनकी जो पोस्ट होती है उसके इक्विवेलेंट आपकी पोस्ट होगी, उसके इक्विवेलेंट आपका भी दर्जा होगा। जितनी सैलरी उनको स्टार्टिंग में ज्वाइन करने पे मिलती है उतनी ही सैलरी आपको भी स्टार्टिंग में ज्वाइन करने पे मिलेगी, विच इज अप्रोक्सीमेटली 12 लाख टू 13 लाख का सीटीसी रहेगा आपका। ठीक है, अब ये तो बात हो गई क्या एग्जाम होता है, क्या पोस्ट आपको मिलती है। खुश हो जाइए, अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको ना तो इतिहास पढ़ना है, ना ही आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, ना ही कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपकी फाइनेंशियल नॉलेज से रिलेवेंस नहीं रखता है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब सिंपल है कि उस एग्जाम में अपीयर करने के लिए आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सीएसीएमए करने के दौरान। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत चीजें अलग हो सकती हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वो चीज भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कौन एलिजिबल होता है इस एग्जाम के लिए? इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे सीए एंड सीएमएस। सीए एंड सीएमएस। अब इसमें क्या सर हमें एक्सपीरियंस भी चाहिए? नहीं, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है।
अगर आपको एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, उसको एक एडिशनल पॉइंट माना जाएगा, बट आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल नए नवेले सीए में निकले हो, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर इसकी पोस्ट कब आती है? क्या सर हर साल इसकी पोस्ट निकलती हैं? कितनी निकलती हैं? ध्यान रखना, ये नॉर्मल जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है उसमें तो आपको हर साल पोस्ट निकलती है, हर साल उसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, प्रीलिम्स करवाया जाता है, मेंस करवाया जाता है, इंटरव्यू होता है। बट जो ये वाला स्पेशलाइज एग्जाम है इसको हर साल कंडक्ट नहीं करवाया जाता है। उस कैडर में जब जब वैकेंसीज आती है तब तब ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। पहले कब कब आ चुकी है? 2016 में वैकेंसी आई थी, 2019 में वैकेंसी आई थी, 2022 में वैकेंसी आई है, कितनी? 38 पोस्ट की। अब ये हो चुका है। अब इसके बाद कब वैकेंसी आएगी किसी को नहीं पता, बट नॉर्मली देखा गया है कि 2 से 3 साल के अंदर अंदर वैकेंसी आ जाती है, 2 से 3 साल के अंदर अंदर। तो कहने का मतलब आपको हर साल ये वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी, 2 से 3 साल के अंदर आएगी। अब देखो 2019 में जब वैकेंसीज आई थी तब 10 वैकेंसीज आई थी, 2022 में जब वैकेंसी आई तो 38 वैकेंसीज आई थी। तो सर आपको लगा सर बहुत कम है सर, ये तो कम है तो क्या हुआ? जब कोई चीज कम होती है उसका ही तो इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। मतलब जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो उसी का ही तो इंपॉर्टेंस और वैल्यू ज्यादा होता है। इसीलिए यहां पे ये पोस्ट बहुत कम है, क्योंकि ये अफसरशाही की पोस्ट है। ठीक है, ये कम है बट इनका इंपॉर्टेंस, इनका ओहदा बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये आप कब अप्लाई कर सकते हो? कैसे पता लगेगा सर हमें कि कब आ रही है पोस्ट? क्योंकि हर साल तो आती नहीं है। तो ऐसे केस में आपके पास 2-3 ऑप्शन रहते हैं। पहला, देखो आईसीआई के मेंबर हो आप, तो ऐसे केस में आपका जो इंस्टीट्यूट है आपको मेल्स भेजता है कि भाई आपके लिए कुछ वैकेंसीज आई हैं सिविल सर्विसेज में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आप उन मेल्स को ढंग से देखते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि कब वैकेंसीज आई हैं। अगर मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल दूं तो मैंने भी इसी प्रकार अप्लाई किया था, मेरे को भी आईसीआई से मेल आया था और उस मेल में ही मेरे को पता लगा कि ऐसा कुछ एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जाता है, तो मैंने अप्लाई कर दिया था। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है? एक वेबसाइट आपको बताता हूं, UPSCORA। इस वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशंस आते हैं जब भी कोई वैकेंसी निकाली जाती है, ऐसी कोई वैकेंसी। अब ये तो एक वैकेंसी मैं ये बता रहा हूं, इसके अलावा भी क्या पता कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती हो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के लिए, तो उसको अगर ट्रैक रखना है तो आप ये वेबसाइट चेक कर सकते हो, UPSCORA। अभी आपको दिख रहा होगा असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, तो ये एग्रीकल्चर वालों के लिए वैकेंट पोस्ट आई हुई है। तो ऐसे ही जब आपके लिए आएगी तो यहां पे लिखा होगा असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट, तो आप उसमें ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो रहता है कब अप्लाई करना है और कैसे आपको पता लगेगा कि वैकेंसी आई है। अप्लाई कब करना है? जब वो वैकेंसी आएगी तो आप इसी वेबसाइट पे जाके यहां पे अप्लाई कर सकते हो इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई कब अप्लाई करना है, कैसे पता लगेगा। थर्ड थिंग, एग्जाम पैटर्न। सर हमें कैसे हम यहां तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम सर अफसर बन सकते हैं, उसके लिए सर क्या क्या हर्डल्स पार करने होंगे? तो आपके लिए यहां पे सिर्फ 2 हर्डल है। पहला, आपने CA में अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो पहला हर्डल तो आपने पार कर ही लिया है। उसके बाद आपके पास 2 और हर्डल हैं। कौन से? सबसे पहले आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा यूपीएससी के द्वारा, एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्जाम में रिटन एग्जाम होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका होगा इंटरव्यू। अब रिटन एग्जाम में क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, वो भी डिस्कस करते हैं, पर उससे पहले बताता हूं रिटन एग्जाम जो होता है आपका वो 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है, और जो इंटरव्यू होता है वो 100 मार्क्स का होता है। तो मतलब वेटेज रहती है आपके रिटन एग्जाम की 75% और आपके इंटरव्यू की वेटेज रहती है 25%। उसको मिला के आपका रिजल्ट निकाला जाता है। पर इंटरव्यू में वही अपीयर होगा जो इस एग्जाम को पास करेगा। इस एग्जाम में से कुछ लोगों को क्या किया जाएगा, यहां पे निखेर लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा कि भाई इन लोगों का इंटरव्यू लेंगे। जैसे अब 2022 में बात करूं तो कुछ अप्रोक्सीमेटली 4000 CA-CMAs ने ये एग्जाम दिया था, उसमें से 84 लोगों को सेलेक्ट किया गया था, या अप्रोक्सीमेटली 100 लोगों को सेलेक्ट किया गया था कि आपको 38 पोस्ट के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा। फिर उनका इंटरव्यू लिया गया और उनमें से 38 लोगों को सेलेक्ट किया गया इस पोस्ट के लिए। ठीक है, ये तो एग्जाम का पैटर्न रहता है, रिटन एग्जाम होगा और एक इंटरव्यू होगा। अब रिटन एग्जाम क्या सर, उसमें पूरे मतलब आंसर्स देने बड़े बड़े नहीं, आपका जो ये एग्जाम होगा वो MCQ बेस्ड होता है। वो क्या होता है? MCQ बेस्ड होता है। अब इसका सिलेबस क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, चलिए मैं आपको एक नोटिफिकेशन के ऊपर लेके जाता हूं, वहां पे आपको ये चीजें पता लग जाएंगी। देखिए
ये नोटिफिकेशन निकाला था जब लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी, तब बोला गया था कि टेस्ट जो होगा वो 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स का टेस्ट होता है, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चंस का जो नंबर होता है 2.5 मार्क्स का होता है। ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे। उसके बाद द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर्स, तो इसमें आपका एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, तो आपको सिर्फ एमसीक्यू के आंसर देने हैं, बट यहां पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ध्यान रखिएगा, यहां पे 1/3 ऑफ द मार्क असाइंड क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है। तो अगर आप कोई आंसर गलत करेंगे तो आपका 1/3 मार्क्स कट जाएगा, 1/3 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद द मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी इंग्लिश ओनली, आपको इंग्लिश में ही एग्जाम देना है। 300 मार्क्स का आपका क्या होगा, ये पूरा टेस्ट होने वाला है। उसके बाद अगर आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू का जो वेटेज होगा वो 25%, इसका मतलब 100 मार्क्स का आपका जो क्या होगा, इंटरव्यू होगा, पर वो तभी होगा अगर आप ये रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। अब इस रिटन एग्जाम में सर सिलेबस क्या है, तो सिलेबस देखिए क्या क्या है। कोस्ट कंसेप्ट एंड क्वालिफिकेशन, मतलब जो कोस्टिंग वाले जो कंसेप्ट अपन ने पढ़े हैं कोस्टिंग के अंदर, कोस्ट ऑब्जेक्ट, कोस्ट सेंटर, क्लासिफिकेशन, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट ओवरहेड, ये जो आपने इंटर में पढ़ा है ना, ये वाला काम है यहाँ पे। जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड्स, उसके बाद कंपनी रूल्स, जो कंपनी के रूल्स होते हैं कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड, कंपनी एक्ट हो गया, ये सारे भी आपके सिलेबस में रहेंगे। उसके बाद मेथड ऑफ कॉस्टिंग, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, ये सारे आ गए। उसके बाद मार्जिनल वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, प्राइसिंग डिसीजन, स्ट्रेटेजिक न्यू प्रोडक्ट मोनोपोली, उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन की टेक्निक्स वगैरह, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, ट्रांसफर प्राइसिंग। तो मतलब कुल मिलाकर अगर आप देखो ना, तो आप सीए का जो कॉस्टिंग का सिलेबस रहता है ना इंटर और फाइनल का, वो पूरा का पूरा यहां पे पूछ लिया गया है। उसके बाद आपके एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एनवायरमेंटल कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ये सारे अपन क्या कर चुके हैं, सीएसीएमए में पढ़ चुके हैं। उसके बाद जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एसेस, ये सारे भी आपके यहां पे कवर होंगे, ये भी हम पढ़ चुके हैं सीएसीएमए में। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस, ठीक है, रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो एनालिसिस, ये सब हो गया, मतलब एसएफएम का थोड़ा पार्ट हो गया। उसके बाद प्रोजेक्ट्स का अप्रेजल, मतलब यहां पे थोड़ा सा एसएफएम का पार्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये थोड़ा हमारे लिए नया है, जो हमारे सिलेबस में नहीं होता, ना ही सीए के सिलेबस में, ना ही सीएमए के सिलेबस में, तो ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बट ये इतना ज्यादा भी सिर्फ एक ही टॉपिक है, ठीक है, जो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ये भी हमारे सिलेबस में नॉर्मली नहीं होता है, तो ये भी आप सेपरेटली पढ़ सकते हैं। ये 2 टॉपिक्स हैं जो अलग हैं, बट हाँ ये बिल्कुल अलग नहीं है, फाइनेंस से रिलेटेड ही टॉपिक हैं। उसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पूरा जीएसटी आपके सिलेबस में आ जाएगा, कस्टम लॉ आ जाएगा, ठीक है, कंपनीज एक्ट आ जाएगा, उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ जाएगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है। तो आपको सिलेबस में देखोगे तो आपको पूरा फैमिलियरिटी लगेगा आपके सीए और सीएमए फाइनल वाले सिलेबस से। तो आपने अगर सीए सीएमए क्वालिफाई किया है तो आप ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नई चीजें क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये आप अलग से पढ़ सकते हो। तो सर कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसमें कैसे पता लगेगा हमें कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है? सिलेबस मैंने आपको बता दिया, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। अब कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए देखो सबसे बढ़िया चीज क्या होती है ना पढ़ने के लिए, आपके खुद के नोट्स। आपने जब सीए इंटर किया होगा तो इन्हीं टॉपिक्स को कहीं ना कहीं से रेफर किया होगा। आपने जब सीएमए फाइनल किया होगा तभी आपने इन पॉइंट्स को कहीं ना कहीं से रेफर किया होगा। तो ऐसे केस में जहां जहां से इन पॉइंट्स को आपने रेफर किया है उन पॉइंट्स को कलेक्ट कर लो और अपने नोट्स को यूज करो पढ़ने के लिए। जो सीए इंटर सीएमए फाइनल में आपने जो कंटेंट पढ़ा है उसी को बार बार पढ़ो। क्यों? क्योंकि ये वही कंटेंट तो है जो आपने सीए और सीएमए फाइनल में पढ़ा है। अब आपको क्या करना है, कुछ लोग जो सिर्फ सीए करे हैं सीएमए नहीं करा, तो उनको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह नहीं पढ़े होंगे। तो आप किसी भी सीएमए वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप मांग सकते हो उनसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले छोटे मोटे नोट्स, और वो पढ़ के उससे आप अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। क्या सर हमें आज से ही लग जाना चाहिए प्रिपेयर करने के लिए? नहीं, मैं आपको बताता हूं, जब भी वैकेंसी आती है, ध्यान रखना, जब भी ये वैकेंसी आती है तो वैकेंसी और एग्जाम कंडक्ट होने में, वैकेंसी और एग्जाम कंडक्ट होने में बीच में कुछ अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 मंथ्स का टाइम पीरियड रहता है।
तो अभी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अभी आप अपने एग्जिस्टिंग काम पे फोकस करो, आप अपना जॉब करो, आप अपना प्रैक्टिस कर रहे हो, आप प्रैक्टिस करो, या फिर आप एग्जाम क्लियर करने वाले हो तो एग्जाम क्लियर करने पे फोकस करो। उसके बाद आपको नॉर्मल जॉब मिलती है, नॉर्मल जॉब करो, प्राइवेट जो भी आप करना चाहते हो करते रहो, सिर्फ इस एग्जाम के भरोसे नहीं रहना। आपको क्या करना है, अपना नॉर्मल जीवन चलाना है। उसके बाद बीच में अगर कहीं पे आपको ये वैकेंसी दिखती है और आपको लगता है कि यार आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, तो उस वैकेंसी के आने के बाद और एग्जाम कंडक्ट होने में कुछ 3 से 4 मंथ का टाइम पीरियड वहां पे रहेगा। उस टाइम पीरियड में आप आसानी से इन सारी चीजों को कवर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप सीए में फाइनल, इंटर में आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हो, तो अब आप इसको वापस से कोप अप कर सकते हो आराम से। 3 से 4 महीने का जो टाइम पीरियड है वो सेल्फ सफिशिएंट है। मैं आपको एक और बात बताऊं, इस एग्जाम के लिए मैंने प्रिपेयर करना चालू किया था 10 डेज बिफोर विद माय जॉब। जब मैं जॉब कर रहा था और 10 डेज बिफोर मैंने स्टार्ट किया था, और दैट वाज सफिशिएंट टाइम फॉर मी टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, तो आप अगर आप 3-4 महीने लगाते हो तो आप बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर हो सकते हो। तो सर इस एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी कब कैसे बनाएं? देखो, इस एग्जाम्स के रिलेटेड बहुत ज्यादा वीडियोस है नहीं, तो आपको मैं इसी वीडियो में सब कुछ डिटेल्स बता देता हूं। तो आपको स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, तो स्ट्रेटजी के लिए मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूं। कंपटीशन में क्या होता है, आप क्या करो, पिछले 3 बार यहां पे कंडक्ट किया गया है इस एग्जाम को, 3 टाइम्स कंडक्ट किया गया है, तो आप 3 टाइम्स के पेपर निकाल लो। ठीक है, पेपर क्या कर लो, प्रिंट कर लो। अब उसमें से एक पेपर उठाओ, जब आप तैयारी करना चालू करोगे उससे पहले एक एग्जाम पेपर उठा लो, एक एग्जाम पेपर उठा लो। अब उसको क्या करो, सोल्व करके देखो, आपसे सोल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, डजंट मैटर। आपको उसका पर्पस क्या होगा, आपको पता लगाना है कि उस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका लेवल क्या रहता है, क्या बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए, क्या बहुत आसान है, ऐसा पॉइंट, क्या क्या पॉइंट्स पूछे जाते हैं, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नंबर पूछे जाते हैं, उसमें कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो आपको तभी पता लगेगा जब आप पिछले किसी एग्जाम को एनालाइज करोगे। तो आप क्या करोगे, 3 बार एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसमें से एक एग्जाम ले लेना कोई भी, और उसको एनालाइज करना कि कैसे कंडक्ट किया गया, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपको समझ आ जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, आपके पास टॉपिक्स ऑलरेडी अवेलेबल है, क्या पढ़ना है। अब उसके अंदर आपको किस पैटर्न से पढ़ना है वो आपको तभी पता लगेगा जब आप एक एग्जाम को एनालाइज कर लोगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जा रहे हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को, उस टाइप के कॉन्सेप्ट को आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। ये आपको स्ट्रेटजी रखनी है और उसके बाद आपको अपने तरीके से पढ़ना है। दूसरी चीज क्या होता है कि जब ये एग्जाम कंडक्ट होता है तो सीए इंस्टीट्यूट भी चाहता है कि उनके मेंबर्स सिविल सर्विसेज में एंटर हो। तो सीए इंस्टीट्यूट या सीएमए इंस्टीट्यूट क्या करता है, कभी कभी इसका यहां पे कंडक्ट करवाता है सेमिनार, जिसमें कोशिश किया जाता है कि इस पूरे के पूरे सिलेबस को 7 to 8 डेज में क्या कर लिया जाए, कवर कर लिया जाए। अगर ऐसा कोई सेमिनार सीए या सीएमए इंस्टीट्यूट कर रहा है तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें देख सकते हो कि क्या क्या करवाया गया है, क्या क्या चीजें पढ़ाई गई हैं। तो उसमें आपको 7 to 8 डेज में आप पूरा का पूरा इस एग्जाम का सिलेबस क्या कर सकते हो, ग्रैस्प कर सकते हो। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन इज, आप सबसे पहले एक एग्जाम को एनालाइज करो, उसके बाद उसके बेसिस पे आप अपना पढ़ाई करो, अपने खुद के नोट से जो आपने सीए फाइनल, सीए इंटर में यूज किए हैं या सीएमए फाइनल, सीए इंटर में यूज किए हैं, उनका यूज करके आप पढ़ाई करो। उसके बाद आप खुद को जज करने के लिए दोबारा जो बाकी एग्जाम पेपर है उसमें से कोई एग्जाम पेपर उठा लो, क्योंकि 3 हुए हैं ना अभी तक। तो एक को तो आपने इवैल्यूएशन के लिए यूज कर लिया, दूसरे को 2 एग्जाम है, उनमें से कोई भी एक पेपर उठा के उसको सॉल्व करके देख लो कि आप कहां स्टैंड करते हो। फिर आप अपनी प्रिपरेशन को उस अकॉर्डिंग ढाल सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी आपको रखनी है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मैं आपको ये पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ये सर्विसेज हर साल नहीं आती हैं, 2 या 3 साल में वैकेंसीज निकलती हैं। ठीक है, उसमें भी क्लियर होना नहीं होना वो बात का मैटर है। तो इसलिए आपको कहीं भी रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप सिर्फ इन्हीं वैकेंसीज के भरोसे बैठे रहो। आप अपना जॉब करो, आप अपना प्रैक्टिस करो, जो करना चाहते हो करो। अब उसके बाद जब आपको लगे कि यार ये वैकेंसीज आ गई हैं और आप इसके लिए इच्छुक हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और इसके पीछे जा सकते हो। तो आपको अपना एग्जिस्टिंग करियर नहीं छोड़ना है, वो करना है। उसके साथ अगर आपको ये प्रभावित करता है तो इसके लिए अप्लाई करके जब आप ये पास कर लोगे तो आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब या प्रैक्टिस छोड़ के इसमें जा सकते हो। ये पूरी बात है इस एग्जाम के बारे में। अब ये एग्जाम मैंने क्लियर किया है,
ठीक है, विद ऑल इंडिया रैंक 1। तो मेरे दौरान 22 पोस्ट निकली थी, 22 पोस्ट निकली थी। आउट ऑफ 22 पोस्ट जो 22 लोग सेलेक्ट किए गए हैं उनमें से मेरा एयर 1 था, ठीक है। और अब इसके लिए मेरे को जो पोस्टिंग दी गई है वो कहां दी गई है, सीजीएसटी ऑडिट मुंबई। सीजीएसटी ऑडिट में मेरे को क्या दिया गया है, इसका पोस्टिंग दिया गया है। मैं वहां पे एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर मुझे अपॉइंट किया गया है। अब ये मेरे ऊपर है कि इसे सेलेक्ट करना है या नहीं करना है, इस ऑफर को ऑप्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। अब मुझे सीजीएसटी में असिस्टेंट डायरेक्टर के पर्पज से क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इस एग्जाम का पूरा ब्यौरा रहता है, पूरी डिटेल्स रहती है, कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी बातें इसमें मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसी वीडियोस के कमेंट के नीचे उस डाउट्स को डाल देना, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी जो लोगों को भी सिमिलर डाउट होगा तो उनके लिए भी वो हेल्प हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ आप CA/CM करने के बाद सिर्फ आपके पास प्राइवेट जॉब्स या फिर प्रैक्टिस का ऑप्शन नहीं है, आपके पास सिविल सर्विसेज में जाने का भी ऑप्शन है। तो आपके लिए ये एक और मोटिवेशन का सोर्स हो जाता है कि अगर हम CA/CM कर रहे हैं तो हम कुछ भी वर्थलेस नहीं कर रहे हैं, हम ये निकालेंगे और उसके बाद अगर हम चाहेंगे तो हमारे लिए सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना भी हमारे लिए पॉसिबल है, बिना इतिहास, बिना ये ज्योमेट्री वगैरह जो भी ये सारी चीजें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज से कोई रेलेवेंस नहीं रखते, उनके बिना भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो आप इसके कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आप उसको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।